हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैथमेटिक्स थर्ड फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी। मैथमेटिक्स थर्ड में हम यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल मेथड फर्स्ट। और आज हमारा यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 है और आज के लेक्चर का टॉपिक है न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप मैथमेटिक्स थर्ड का बैच गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन से लेते हैं तो बैच के फीचर्स क्या होंगे। पॉइंट नंबर 1, सेपरेट बैच फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी। इसका मतलब यह है कि आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के लिए मैथमेटिक्स थर्ड का एकदम सेपरेट बैच होगा, जिसके अंदर मैं आपको आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस कराऊंगा और पूरे सिलेबस के आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। सभी वीडियो लेक्चर्स टॉपिक वाइज होंगे। पहले हम लेक्चर के अंदर टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद उस टॉपिक के ऊपर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हर एक लेक्चर में आपको एक डीपीपी मिलेगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिसके अंदर 2 से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिनको आपको अपने आप प्रैक्टिस करना है और इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको बैच के अंदर मिलेगा। बैच के अंदर आपको डीपीपी का सॉल्यूशन भी मिलेगा। हर एक लेक्चर के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और यूनिट कंप्लीट होने के बाद हम हर एक यूनिट को एक सिंगल वीडियो में रिवाइज करेंगे। तो आपको हर एक यूनिट के 1 शॉट रिवीजन वीडियो भी मिलेंगे और ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिलेगा गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में। गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन सभी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, जैसे कि प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, डेस्कटॉप ऐप। तो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आज के लेक्चर के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का टॉपिक है न्यूटन रैप्सन मेथड। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि न्यूटन रैप्सन मेथड को कहां पर अप्लाई करते हैं। देखिए, लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल इक्वेशन और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के बारे में कि पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन क्या है। उसके बाद हमने वहां पर देखा कि पॉलिनोमियल इक्वेशन और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे सिलेबस में 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड है बाइसेक्शन मेथड, जिसको हम लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चन उसके सॉल्व कर चुके हैं। सेकंड मेथड है रेगुलर फॉल्सी मेथड, जिसको हम लेक्चर नंबर 2 में कंप्लीट कर चुके हैं। और थर्ड मेथड है न्यूटन रैप्सन मेथड, जिसको हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तीनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है और इन तीनों मेथड से यूनिवर्सिटी एग्जाम में जनरली 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीनों मेथड में भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इजी है वो है न्यूटन रैप्सन मेथड। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तीनों में सबसे ज्यादा इजी है। वैसे तो तीनों मेथड इजी है, लेकिन जो बाइसेक्शन मेथड है उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो लेंथी होते हैं, मतलब वहां पर नंबर ऑफ स्टेप आपको ज्यादा करने होते हैं। लेकिन रेगुलर फॉल्सी मेथड और न्यूटन रैप्सन मेथड में नंबर ऑफ स्टेप क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन आपको एग्जाम में उसी मेथड से करना है जो क्वेश्चन में लिख करके आएगा, क्योंकि आप एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से कर सकते हैं, लेकिन करना किससे है, जो क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड। तो अब आपको यह बात तो समझ में आ गई होगी कि न्यूटन रैप्सन मेथड की हेल्प से हम पॉलिनोमियल इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इजी है। बस आपको क्या करना है, कैलकुलेटर लेकर के बैठना है, क्योंकि बिना कैलकुलेटर के ये क्वेश्चन सॉल्व आपसे नहीं होंगे, आपसे नहीं, किसी से भी नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर कैलकुलेटर का बहुत ज्यादा यूज है। चलिए, अब करना क्या है हमें न्यूटन रैप्सन मेथड में। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो स्टार्टिंग होती है क्वेश्चन की वो तीनों मेथड में सेम होती है। तीनों मेथड में क्या होती है, सेम होती है। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन होगा, आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी पॉलिनोमियल इक्वेशन या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि जो भी इक्वेशन आपको गिवन है उसको आप fx के इक्वल एज्यूम कर लेंगे। ये आपका सबसे पहला काम है, बाइसेक्शन में भी, रेगुलर फॉल्सी मेथड में भी और न्यूटन रैप्सन में भी। ये स्टेप आपका सेम है ना। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, चूज 2 क्लोज नंबर ए एंड बी, मतलब आपको 2 क्लोज नंबर चूज करने हैं ए एंड बी। चूज करने का तरीका क्या है, ये हम बाइसेक्शन मेथड में भी देख चुके हैं, रेगुलर फॉल्सी में भी देख चुके हैं और आज भी देखेंगे।
तीनों मेथड में नंबर को चूज करने का जो तरीका होता है वो सेम होता है। हाँ, नंबर को चूज करने की कंडीशन क्या होती है कि ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए और बी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब ग्रेटर देन जीरो। ए पर लेस देन जीरो, बी पर क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। ऐसे दो क्लोज नंबर आपको चूज करने हैं। बोलो बात समझ में आ गई। तो ये जो स्टार्टिंग के दो स्टेप हैं ये तो तीनों मेथड में सेम है, बाइसेक्शन में भी, रेगुलर फॉल्सी में भी और न्यूटन रैप्सन में भी ना। स्टेप नंबर 3 जो अगला स्टेप है वो अब तीनों मेथड में अलग अलग है ना। तो यहां तक हमें पहले दो स्टेप से हमें यह समझ में आ गया कि हमारा जो अप्रोक्सीमेट रूट है वो ए और बी के बीच में लाई करेगा। क्यों लाई करेगा, क्योंकि सीधी सी बात है किसी भी फंक्शन की वैल्यू अगर ए पॉइंट पर लेस देन जीरो है और बी पॉइंट पर ग्रेटर देन जीरो है तो बीच में कहीं ना कहीं कोई ऐसा पॉइंट भी होगा जहां पर फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी, और जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जीरो होती है उसी पॉइंट पर हमें क्या मिलता है, रूट मिलता है, एग्जैक्ट रूट। लेकिन हमें यहां पर कैलकुलेट करना है अप्रोक्सीमेट रूट। क्लियर है ना। अब न्यूटन रैप्सन मेथड में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसको समझिए। देखिए अब ये नेक्स्ट स्टेप है। न्यूटन रैप्सन मेथड में आपको क्या करना होगा, जो आपका गिवन फंक्शन है एफ एक्स, इसको एक बार डिफरेंशिएट करना होगा। देखो बाइसेक्शन मेथड में हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया, रेगुलर फॉल्सी मेथड में भी हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया, लेकिन यहां पर आपको फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। बोलो बात क्लियर है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 4। अब आपको यहां पर क्या करना है, इनिशियल अप्रोक्सीमेट रूट, मतलब यहां पर आपको इनिशियल अप्रोक्सीमेट रूट एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो कैसे हम इनिशियल अप्रोक्सीमेट रूट को एज्यूम करेंगे उसको जरा समझिए। तो यहां पर हम इनिशियल अप्रोक्सीमेट रूट को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स नॉट से, और इसकी वैल्यू को हमें अपने आप एज्यूम करना है। अब ध्यान से समझना क्या एज्यूम करना है। देखो हम स्टेप नंबर 2 में ए और बी को चूज कर चुके हैं। हमें पता है ए की वैल्यू भी हमें पता है, बी की वैल्यू भी हमें पता है, क्योंकि हमने उसको चूज कर लिया है। अब आपको करना क्या है जरा ध्यान से समझना। देखो आप जो इनिशियल रूट है, आप इनिशियल रूट एक्स नॉट को ए भी ले सकते हैं और बी भी ले सकते हैं, मतलब एक्स नॉट की वैल्यू को आप ए के बराबर भी ले सकते हैं, बी के बराबर भी ले सकते हैं, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही आपका क्वेश्चन होगा। लेकिन फिर भी अगर आप प्रॉपर तरीके से लेना चाहते हैं तो देखो लेने का तरीका यह है, आपको यह देखना है कि जो आपने फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करी ए पॉइंट पर, है ना, और बी पॉइंट पर भी आपने फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट किया, तभी तो आपको पता चला होगा कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो आपको यह देखना है कि एफ ए की वैल्यू जीरो के पास में है। देखो आपको क्या देखना है कि जो एफ ए है, अगर एफ ए की वैल्यू जीरो के पास है, मतलब जीरो के आसपास है, तो आप एक्स नॉट को ए लेंगे, एक्स नॉट को ए लेंगे। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। क्लियर है। और अगर एफ बी की वैल्यू जीरो के पास है, बस आपको दोनों को कंपेयर करना है कि जीरो के पास एफ ए की वैल्यू है या एफ बी की वैल्यू है। अगर जीरो के पास एफ ए की वैल्यू है तो एक्स नॉट को आप ए ले लेना, और अगर जीरो के पास एफ बी की वैल्यू है तो आप एक्स नॉट को बी ले लेना। ये है रूट को सेलेक्ट, ये एक्स नॉट को सेलेक्ट करने का तरीका। तो इस मेथड के अंदर जो हमारा पहला रूट होता है उसको हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। बोलो बात समझ में आ गई ना। स्टेप नंबर 4 भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया ना। अब चलते हैं स्टेप नंबर 5 पे। अब हमें एक्स नॉट भी पता चल गया। अब स्टेप नंबर 5 पर जाकर के आपको क्या करना है, न्यूटन रैप्सन फॉर्मूले को अप्लाई करना है। देखिए इस फॉर्मूले का डेरिवेशन बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, टेलर्स थ्योरम से आ जाता है, लेकिन क्योंकि एग्जाम में पूछा नहीं जाता इसलिए मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, आप सीधे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। xn प्लस 1 इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn अपॉन f डैश xn। देखो यहां पर क्योंकि डेरिवेटिव आ रहा है इसीलिए हमने स्टेप नंबर 3 में फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया था। अब आपको क्या करना होगा, इस फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले आपको fxn की वैल्यू पुट करनी होगी। अब ये कहां से आएगी, देखो आपके पास fx है, इस fx के अंदर जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर आप xn पुट कर देंगे तो वो fxn हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई ना। नीचे f डैश xn है, तो जो आपका f डैश x है इसके अंदर जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर आप xn पुट कर देंगे तो f डैश xn आ जाएगा। उसके बाद अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, और सिंप्लीफाई करके जो इक्वेशन आपको मिलेगी उसको इक्वेशन नंबर 1 हम क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। बोलो बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या करना है, जो आपको इक्वेशन मिलेगी उसमें पहले आपको जीरो पुट करना है n की जगह। जब आप n की जगह जीरो पुट करेंगे तो आपको x1 मिलेगा। उसके बाद जब आप 1 पुट करेंगे तो आपको x2 मिलेगा, क्योंकि जीरो पुट करने पे x1 मिलेगा, 1 पुट करने पे x2 मिलेगा।
3 पुट करने पर 2 पुट करने पर x3 मिलेगा, 3 पुट करने पर x4 मिलेगा। बस आपका काम हो गया। आपको अलग अलग रूट्स मिलते चले जाएंगे, अलग अलग रूट्स आपको मिलते चले जाएंगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको केवल अपना फाइनल आंसर लिखना है। अगर 3 डेसिमल तक पूछा है तो 3 डेसिमल तक करेक्ट होना चाहिए, 4 डेसिमल तक पूछा है तो 4 डेसिमल तक करेक्ट होना चाहिए। तो जहां तक भी पूछा है वहां तक आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। कैसे पता चलेगा, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर आपको अभी ये स्टेप पूरी तरीके से समझ में नहीं आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला क्वेश्चन करने के बाद ये सारे स्टेप आपके क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर हम कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट 100% क्लियर तब होता है जब हम उसके ऊपर बेस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसके ऊपर बेस जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड फाइंड द रियल रूट। न्यूटन रैप्सन मेथड का यूज करके आपको इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट करने और केवल एक ही रूट कैलकुलेट करने। यहां पर हम केवल एक रूट कैलकुलेट करते हैं, बात समझ में आ रही। वैसे तो इसके 4 रूट होंगे लेकिन हमें केवल एक रूट कैलकुलेट करना है, विच इज नियर टू x इक्वल टू 2, जो कि x इक्वल टू 2 के आसपास है। मतलब इन्होंने यहां पर बता दिया कि जो रूट आपको कैलकुलेट करना है वो 2 के आसपास है। अगर ये नहीं भी बोलते 2 के आसपास है तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बात समझ में आ गई। करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस ऑफ डेसिमल, मतलब आपका जो आंसर है, आपका जो रूट है वो 3 डेसिमल पॉइंट तक करेक्ट होना चाहिए। मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट करेक्ट होनी चाहिए, आगे की कुछ भी हो मतलब नहीं है, लेकिन 3 करेक्ट होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, आपको जो भी पॉलिनोमियल इक्वेशन दी है उसको fx के इक्वल एज्यूम कर लेंगे। तो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको fx मान लेंगे। क्या मान लेंगे? fx। तो लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस x माइनस 10। बोलो बात क्लियर है? यही काम हम बाइसेक्शन में भी कर रहे थे, यही काम हम रेगुलर फॉल्सी में भी कर रहे थे, है ना। स्टार्टिंग तीनों मेथड की सेम होती है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 2 पे जाना है। हमें कोई 2 क्लोज नंबर चूज करने हैं, है ना। अब चूज करने का तरीका अगेन सेम है। हम यहां पर क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट कर। तो वो हिट एंड ट्रायल तरीका है। आप x की वैल्यू को पुट करते जाइए और ऐसे 2 क्लोज नंबर चूज करिए जिस पर एक पर वैल्यू नेगेटिव हो और एक पर वैल्यू पॉजिटिव हो। तो 0 से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर अगर मैं x की जगह 0 पुट कर देता हूं तो देखो कितना आएगा, यहां पर 0 आएगा, यहां 0 आएगा तो माइनस 10 आएगा। क्लियर है? उसके बाद x की जगह 1 पुट करते हैं। तो 1 पुट करने पर क्या आएगा, देखो 1 की पावर 4 1 ही होता है, -1, तो 1 से 1 कट जाएगा, अगेन -10 आएगा। और आगे चलते हैं, अभी तो निगेटिव ही चल रहा है। अब मैं यहां पर 2 पुट कर देता हूं। देखो 2 की पावर 4 कितना आएगा, 16, -2 -10 कितना आ गया, 16 -12, मतलब ये 4 आ गया। अब यहां पर आप देख सकते हैं 1 पर वैल्यू नेगेटिव है, 2 पर वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। 2 पर वैल्यू पॉजिटिव है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना। तो यहां पर अगर आप देखें 1 पर नेगेटिव है, 2 पर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू 2 हो गई। लेकिन क्या 1 एंड 2 दो क्लोज नंबर है? 1 एंड 2 क्या क्लोज है? या हम इनसे भी क्लोज जा सकते हैं? तो अगर आप ध्यान से देखें हम इनसे भी ज्यादा क्लोज जा सकते हैं, हम पॉइंट में जा सकते हैं। बात समझ में आ गई? देखिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, अगर आप a को 1 ले लें और b को 2 ले लें और अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका एकदम करेक्ट क्वेश्चन आएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन के जो स्टेप्स है वो कम हो जाएं, तो आपको थोड़ा सा क्लोज जाना चाहिए। तो चलिए और क्लोज चलते हैं। यहां पर थोड़ा सा क्लोज चलते हैं। हमें ये तो पता चल गया कि हमारा आंसर 1 एंड 2 के बीच में है, लेकिन थोड़ा सा और क्लोज चलते हैं। मैं एक काम करता हूं, यहां पर 1.5 पुट करके देखता हूं, 1.5। अब कैलकुलेटर के बिना नहीं होगा, अब आपको कैलकुलेटर का यूज करना है भाई। तो आप यहां पर x की जगह पर 1.5 पुट करेंगे तो देखो 1.5 की पावर 4 माइनस 1.5 माइनस 10 कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, अगेन माइनस का 6.4375। इसका मतलब 1.5 पर भी फंक्शन की वैल्यू क्या नेगेटिव है और 2 पर क्या पॉजिटिव है। तो इसका मतलब हमारा रूट 1.5 और 2 के बीच में लाई करता है। देखो अब हमारा जो a और b नंबर है वो और क्लोज आ गए। कैसे क्लोज आ गए,
1.5 पर नेगेटिव है, 2 पर पॉजिटिव है, तो हम और क्लोज आ गए। थोड़ा सा और क्लोज जाने की कोशिश करते हैं। अब हम 1.6 को पुट कर लेते हैं। अगर आप 1.6 पुट करेंगे, देखिए कितना आएगा, 1.6 की पावर 4, 1.6 की पावर 4 माइनस 1.4 माइनस 10, तो ये मेरे पास आ जाएगा, अगेन नेगेटिव आ रहा है, माइनस में आ रहा है, माइनस 4.8461। अब देखो इसका मतलब हमारा रूट 1.6 और 2 के बीच में है, तो हम और क्लोज आ गए, थोड़ा और क्लोज चलते हैं और यहां पर 1.7 पुट कर लेते हैं। 1.7 पर वैल्यू कितनी आएगी, 1.7 की पावर 4 माइनस 1.7 माइनस 10, तो अगेन नेगेटिव आ रहा है, माइनस 3.3479। क्लियर है। और अब देखो 1.7 पर नेगेटिव है, 2 पर पॉजिटिव है, इसका मतलब रूट 1.7 और 2 के बीच में आ रहा है। अब आप सोचेंगे सर कब तक हम पुट करते रहेंगे, तो देखो ये तो मैं आपको प्रॉपर तरीका बता रहा हूं। वैसे जैसे आपको समझ में आया कि 1.5 पर -6 वैल्यू, आप सीधे 1.7 या 1.8 पुट करके देख लेना, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। चलिए यहां पर अब मैं 1.8 पुट कर लेता हूं, 1.8, तो 1.8 अगर मैं पुट करता हूं यहां पर, तो देखो कितना आएगा, 1.8 की पावर 4 माइनस 1.8 माइनस 10, तो अगेन नेगेटिव आ रहा है भाई, माइनस का 1.3024 ये आ रहा है। अब हम यहां पर 1.9 भी पुट करके देख लेते हैं, 1.9, तो देखिए 1.9, देखो यहां तक हमें क्या समझ में आया कि हमारा जो रूट है वो 1.8 और 2 के बीच में, देखो हम क्लोज जा रहे हैं, हम क्या हो रहे हैं, क्लोज जा रहे हैं। अब हम 1.9 पुट करेंगे, तो 1.9 की पावर 4 माइनस 1.9 माइनस 10 कितना आ रहा है, ये अब पॉजिटिव आ गया भाई, 1.1321। बोलो बात समझ में आ गई। तो यहां से आपको क्या समझ में आया, यहां से आपको यह समझ में आया कि हमारा जो रूट है, हमारा जो इसका अप्रोक्सीमेट रूट है वो 1.8 और 1.9 के बीच में है, क्योंकि 1.8 पर वैल्यू नेगेटिव है और 1.9 पर वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो रूट है वो 1.8 और 1.9 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। बोलो बात समझ में आ गई, क्लियर है। 1.8 और 1.9 के बीच में लाई करेगा। अब आपने दो क्लोज नंबर चूज कर लिए, 1.8 एंड 1.9, तो हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हुआ। हमने दो क्लोज नंबर चूज कर लिए, ए और बी, और ए पर वैल्यू नेगेटिव है और बी पर वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। नाउ स्टेप नंबर 3, फाइंड एफ डैश एक्स। अब आपको इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो डेरिवेटिव क्या होगा भाई इसका, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 4, देखो x की पावर 4 का क्या हो जाएगा, 4x क्यूब माइनस 1, x का 1 और 10 का 0, तो ये हमारा f डैश x आ गया। आगे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ स्टेप नंबर 3, आपको क्या करना है, इनिशियल अप्रोक्सीमेट रूट को एज्यूम करना है। इनिशियल अप्रोक्सीमेट रूट को क्या करना है, एज्यूम करना है। तो देखो मैंने यहां पर क्या लिखा था, अगर एफ ए की वैल्यू 0 के पास है तो एक्स नॉट की वैल्यू ए हो जाएगी, और अगर एफ बी के पास है तो बी हो जाएगी। अब यहां पर चेक करते हैं, देखो ध्यान देना, 1.8 पर वैल्यू माइनस 1.3, देखो मैं नंबर लाइन से समझा देता हूं आपको एक बार। देखो नंबर लाइन पे यहां पर कहीं 0 आएगा, बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक। 1.8 पर वैल्यू माइनस 1.3 है, मतलब माइनस का 1.3 यहां कहीं आएगा, ठीक है। और 1.9 पर वैल्यू 1.1 है, तो 1.1 पॉजिटिव है, इधर कहीं आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, 0 के पास कौन है भाई, 0 के पास में ये है, क्योंकि ये 1.1 है और ये 1.3 है, तो ये 0 से दूर हो गया, ये 0 के पास हो गया, तो इसका मतलब 0 के पास कौन है, ये, तो इसका मतलब हमें x नॉट की वैल्यू को 1.9 लेना चाहिए। अगर आप 1.8 भी ले लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। बस मैं आपको प्रॉपर तरीका बता रहा हूं, प्रॉपर तरीका क्या होता है। तो यहां पर हम x नॉट को कितना लेंगे, 1.9 लेंगे, तो लेट x नॉट इज इक्वल टू 1.9। स्टेप नंबर 3 हमारा हो गया कंप्लीट, स्टेप नंबर 4 सॉरी पूरा हो गया ना।
अब हम चलेंगे स्टेप नंबर 5 पे। कहां जाएंगे? स्टेप नंबर 5 पे। स्टेप नंबर 5, और स्टेप नंबर 5 में हमें न्यूटन रैप्सन फॉर्मूले को क्या करना है? अप्लाई करना है। बोलो बात समझ में आ रही है? नाउ अप्लाई न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला। अप्लाई न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला। अब आप यहां पर न्यूटन रैप्सन फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए, आपका जो आंसर है वो आसानी से आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो न्यूटन रैप्सन फॉर्मूले को मैं यहां पर अप्लाई करने जा रहा हूं। न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला होता क्या है पहले लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस, ऊपर आएगा एफ ऑफ एक्स एन और नीचे आएगा एफ डैश एक्स एन। बोलो बात समझ में आ गई? अब आपको करना क्या है? इसकी और इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। एक्स एन माइनस, अब जरा ध्यान दो, एफ एक्स एन की वैल्यू क्या होगी? देखो एफ एक्स की वैल्यू ये लिखी है, तो आपको क्या करना, जहां जहां पर एक्स आ रहा है वहां वहां पर एक्स एन कर देना है। तो देखो ये एफ एक्स एन हो जाएगा, ये एक्स एन, ये एक्स एन। तो कितनी आएगी एफ एक्स एन की वैल्यू? एक्स एन की पावर 4 माइनस एक्स एन और माइनस का 10, ये वैल्यू आएगी। बोलो बात समझ में आ रही है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नाउ एफ डैश एक्स एन, अब देखो एफ डैश एक्स कहां है? ये रहा, इसमें एक्स की जगह एक्स एन कर दो, तो ये आ जाएगा 4xn की होल पावर 3 एंड माइनस 1, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखो अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और अगर नहीं हो सकता तो इसी को इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। तो अब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्यों? कैसे? इसका एलसीएम ले लीजिए राइट हैंड साइड में। तो मैं यहां पर इसका एलसीएम ले लेता हूं, एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो इसका एलसीएम आएगा 4xn की पावर 3 माइनस 1। बोलो बात समझ में आ रही है? अब एलसीएम मैंने ले लिया तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका हो जाएगा 4xn की पावर 4। भाई पहले से पावर 3 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 पावर हो जाएगी, माइनस xn 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर देखो ये बीच में क्या माइनस साइन है। अब आपको मालूम है अगर मैंने एलसीएम लिया है और यहां बाहर माइनस लगा है तो ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहां पर हमारे पास आएगा माइनस एक्स एन की पावर 4 प्लस एक्स एन और प्लस का 10। अब यहां पर जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, तो देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, एक्स एन से एक्स एन कैंसिल हो रहा है। बोलो बात समझ में आ गई? और यहां 4 में से ये माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 3xn की पावर 4 और प्लस का 10, और अपॉन में डिनोमिनेटर में हमारा बचेगा 4xn की पावर 3 माइनस 1। तो आगे लिख लेता हूं, तो यहां से हमें xn प्लस 1 की वैल्यू पता चल जाएगी, x प्लस n। तो यहां से मेरे पास xn प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा एलसीएम कितना है? 4xn क्यूब माइनस 1, नीचे आएगा 4xn क्यूब माइनस 1, ऊपर क्या बच रहा है? 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 बचेगा। भाई ये 4xn की पावर 4 है, ये 1xn की पावर 4 है, तो 3xn की पावर 4 बचेगी, 3xn की पावर 4 प्लस ये और ये कैंसिल हो गया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, प्लस का 10 बचेगा, प्लस का 10। बस हमारे पास ये आ गया, और इसको हम क्या करेंगे? इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब करना क्या है ना? अब जरा ध्यान से देखो, हमारा स्टेप नंबर 5 क्या आता है कि न्यूटन रैप्सन फॉर्मूले को लगाना है, इसमें एफ एक्स एन और एफ डैश एक्स एन की वैल्यू पुट करनी है। अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इतना काम हम कर चुके। अब क्या करें? अब जो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आई है उसमें हम एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, जहां तक पुट करना पड़ेगा वहां तक पुट करेंगे। बहुत ज्यादा यहां पर पुट नहीं करना पड़ेगा। 0 1 2 मैक्सिमम 2 के बाद आंसर आ जाता है, कहीं कहीं पर 3 पुट करना पड़ सकता है, तो 3 से ज्यादा हमें पुट नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए यहां पर सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं ना। पुट n इक्वल टू 0। देखो यहां पर जब हम n इक्वल टू 0 पुट करेंगे ना तो हमारा एक आइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। जब हम 1 पुट करेंगे तो 2 आइट्रेशन हो जाएंगे, 3 पुट करेंगे तो 3 आइट्रेशन हो जाएंगे। मतलब हर बार हमें एक अप्रोक्सीमेट रूट मिलेगा। तो यहां पर मैं पुट कर देता हूं, पुट n इक्वल टू 0। तो जब आप n को 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? देखो यहां से आपको मिलेगा x1 इज इक्वल टू
यहां पर आपका आ जाएगा 3x, क्योंकि n की जगह 0 पुट करना है तो ये हो जाएगा 3x नॉट की पावर 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 4x नॉट की पावर 3 माइनस 1। अब क्या करें, अब x नॉट की वैल्यू तो हमारे पास है 1.9, तो यहां पर 1.9 को पुट करेंगे। तो देखिए 1.9 को पुट करने पर आपको क्या मिलेगा, 3 इंटू 1.9, 3 इंटू 1.9 की पावर 4, 1.9 की पावर 4 प्लस का 10 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1.9 की होल पावर 3 माइनस 1। बस अब आपको करना क्या है, अब कैलकुलेटर को यूज करना है और इसकी वैल्यू को इवेल्युएट करना है। अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना करना कैसे है। कैलकुलेटर चलाना सभी को आता है, तो देखो यहां से अब डायरेक्ट आपके पास आंसर आएगा। क्या आएगा जरा मैं बताता हूं आपको। देखो कैलकुलेटर को यूज करना है, सबसे पहले 3, देखो मैं यहां पर सबसे पहले 3 एंटर करूंगा, फिर मल्टीप्लाई। अब 1.9 की पावर 4, यहां पर आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे आप क्या एंटर करेंगे 1.9। और आपके कैलकुलेटर में इस तरह का एक बटन होता है पावर का, इसको पहले प्रेस करेंगे, है ना, उसके बाद पावर कितनी है 4, 4 प्रेस कर देंगे, तो इतना पार्ट मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद क्या प्लस, तो प्लस 10, 10 कर दिया। तो देखो मेरा पूरा न्यूमरेटर, मैंने जो न्यूमरेटर वाला पार्ट था, ऊपर वाला पार्ट था, पूरा कैलकुलेटर में एंटर कर चुका हूं। अब मैं इक्वल करूंगा तो मेरे पास ऊपर की कैलकुलेशन आ जाएगी। अब मुझे इसको करना है डिवाइड, मैंने डिवाइड का बटन प्रेस कर दिया ना। अब मुझे इससे डिवाइड करना है, तो सबसे पहले देखो अगर डिनोमिनेटर में 1 से ज्यादा टर्म है तो आप पहले ब्रैकेट लगा लेना। तो यहां पर मैं पहले लगाऊंगा ब्रैकेट, उसके बाद मैं लिखूंगा 4, फिर मल्टीप्लाई का साइन 1.9 की पावर 3। तो देखो 1.9 और 1.9 की पावर 3 है, तो पावर वाला बटन प्रेस करेंगे और 3 एंटर कर देंगे, माइनस 1 पूरा मैंने एंटर कर दिया, क्योंकि मैंने ब्रैकेट लगाया तो ब्रैकेट को क्लोज भी करना है, और उसके बाद इक्वल। तो देखो मेरा x1 की वैल्यू आ गई। बस इसी तरह से आपको वैल्यूज को सही से एंटर करना है कैलकुलेटर में। अगर आपने वैल्यूज को सही एंटर कर दिया कैलकुलेटर में, तो इस बात की गारंटी है कि आपका आंसर गलत नहीं आएगा। बात समझ में आ रही, क्योंकि यहां पर गलती केवल वैल्यूज को एंटर करने में होती है, तो अगर आप ध्यान से करेंगे तो नहीं होगी। तो 1.185,717 कितने डेसिमल तक आंसर पूछा है, 3 डेसिमल तक पूछा है। तो अगर 3 डेसिमल तक पूछा है तो देखो 3 डेसिमल तक, इसका मतलब मुझे पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आंसर करेक्ट निकालना है। तो आप क्या करेंगे, पॉइंट के बाद कम से कम 5 डिजिट लिखेंगे। देखो मैंने यहां पर 5 डिजिट्स को लिखा है, वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन मैंने पॉइंट के बाद 5 लिखा है। अब आप सोचेंगे सर 5 ही क्यों, हमें तो 3 तक आंसर पूछा है। तो देखो अगर हम 3 तक लिखते हैं ना, तो आंसर हमारा मतलब एक प्रॉपर वे में नहीं आता। इसलिए अगर आपको 3 डेसिमल तक पूछा है तो आप कम से कम उससे 2 एक्स्ट्रा लेकर के चले, है ना, और आप सारे डिजिट लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये मेरे पास आ गया ना। अब मुझे क्या करना है, मेरा x1 आ गया। अब आगे बढ़ेंगे, अब क्या करेंगे, अब n की जगह 1 पुट करेंगे तो x2 आएगा। क्या आएगा, x2। चलिए ना, पुट x इक्वल टू n इक्वल टू 1, पुट n इक्वल टू 1। अब मैं n की वैल्यू को 1 पुट करने जा रहा हूं। तो जब मैं n की वैल्यू को 1 पुट करूंगा, देखो क्या आएगा, इसमें 1 पुट करना है, हमेशा इक्वेशन नंबर 1 में ही सब्स्टिट्यूशन करना है। तो n की जगह 1 पुट करूंगा, ये x2 हो जाएगा। तो लेफ्ट में आएगा x2 इज इक्वल टू, x2 इक्वल टू में ये आएगा x1, सॉरी x1 नहीं, हाँ n की जगह 1, तो देखो ये x1 आएगा 3x1, 3x1 की पावर 4 प्लस में 10 आएगा, डिवाइडेड बाई 4x1 की पावर 3 और माइनस में 1 आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, ये आपका आएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर वैल्यूज को पुट कर देना। अब देखो आपके पास x1 है, ये रहा x1। भाई यहां पर करना क्या है ना, देखो इनिशियल अप्रोक्सीमेट रूट हमने मान लिया था x0, तो यहां पर आपने x0 का यूज करा। अब आपके पास क्योंकि x1 आ चुका है, तो अब आप यहां पर x1 का यूज करेंगे, x1 का यूज करेंगे, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना। तो यहां पर लिखेंगे x2 इज इक्वल टू 3 इंटू, अब 3 इंटू x1 कितना है 1.85
717 और इसकी पावर कितनी है 4, इसकी पावर है 4 प्लस का 10 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1.8717 की पावर 3 एंड -1। अब अगेन आपको कैलकुलेटर का यूज करना है और इस वैल्यू को कैलकुलेट कर देना है, तो यहां से आपके पास x2 आ जाएगा। तो चलिए x2 देखिए कितना आएगा, x2 को कैलकुलेट कर लेते हैं। x2 ध्यान देना जरा, देखो बहुत सिंपल है, 3 इंटू 1.8, अब यहां पर ब्रैकेट मत लगाना, ये वाला 1.8 मतलब लगा देंगे तो गलत नहीं होगा लेकिन समय बचेगा। 1.85717 की पावर 4 प्लस 10। अब हमें डिवाइड करना है, ऊपर का मैंने कर दिया, नीचे अब डिवाइड करना है, तो डिवाइड का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट नाउ 4 इंटू 1.85717 और इसकी पावर है 3 -1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, अब देखो मेरे पास आ गया 1.8 555 मैंने 5 डिजिट तक आंसर को लिख दिया, ये मेरा x2 है। अब इसके बाद क्या करना है ना, इसके बाद आपको पुट करना है, पुट n इक्वल टू अच्छा एक चीज देखो, क्या हमारा 3 डेसिमल तक आंसर मैच कर रहा है क्या? देखो यहां पर 1.85 है और यहां पर भी 1.85 है, लेकिन उसके बाद यहां पर 7 है और वहां पर 5 है, इसका मतलब अभी 3 डिजिट तक हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही? तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हमसे ये पूछा होता कि 2 डेसिमल तक करेक्ट आंसर निकालिए, तो देखो 2 डेसिमल तक तो हमारा करेक्ट आ चुका, हम यहीं पर रुक जाते, लेकिन हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, अब हम n को पुट करेंगे 2। जब मैं n को 2 पुट करता हूं यहां पर, तो देखो क्या आएगा, x यहां पर मेरे पास आएगा x3 इज इक्वल टू 3x2 की पावर 4 प्लस 10 डिवाइड में 4x2 की पावर 3 -1, ये आएगा। अब मैं एक काम करता हूं, इसी में आगे इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। 3 इंटू x2 कितना है, ये x2 है 1.8558 और इसकी पावर कितनी है 4 पावर है, प्लस का 10 डिवाइड में 4 इंटू 1.8558 और इसकी पावर है 3 और साथ में -1। बस अब कैलकुलेट करके आपको इसको लिख देना है, तो यहां से आपके पास आ जाएगा x3। देखिए कितना आएगा, कैलकुलेट करते हैं। 3 इंटू, बहुत सिंपल है, बस आपको एंटर करनी वैल्यू, 3 इंटू 1.8558 की होल पावर 4 प्लस का 10, तो न्यूमरेटर कैलकुलेट हो चुका। अब इसको डिवाइड कर देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, तो 4 इंटू 1.8555 है 8 और पावर है 3 -1 ब्रैकेट क्लोज, तो अब मेरे पास आंसर आ चुका है 1.8558, 5 डिजिट तक मेरा आंसर आ चुका है। अब अगर आप ध्यान से देखें x2 को और x3 को, तो पॉइंट के बाद पांचों डिजिट मैच कर रही है भाई, 5 की 5 डिजिट्स क्या कर रही हैं, मैच कर रही हैं। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, आपसे तो 3 डेसिमल तक पूछा गया है, तो आपको अपने आंसर को केवल 3 डेसिमल तक बताना है। तो अगर ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन में अगर एग्जाम में ये लिख करके आ जाए कि 4 डेसिमल तक कैलकुलेट करिए, तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, 4 डेसिमल तक मैच कर रहा है। अगर 5 डेसिमल तक पूछा जाता है तो 5 डेसिमल तक भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा 5 डेसिमल तक भी मैच कर रहा है। और अगर 6 डेसिमल तक पूछा जाता है तो आप कहेंगे सर यहां 6 तो है ही नहीं, एक्चुअली में 6 है, यहां पर 7 भी है 8 भी है, मैंने लिखा नहीं है। तो अगर 6 तक पूछा जाता है तो आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा, क्योंकि इनका 6 डेसिमल आपस में मैच नहीं करेगा। तो अगर 6 पूछा जाता है तो एक बार और कर देंगे, x4 निकाल देंगे, 6 तक भी आ जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूटन रेफसन मेथड कितना आसान है,
क्योंकि ना तो यहां पर फंक्शन की वैल्यू को यूज करना है और ना ही यहां पर नंबर ऑफ स्टेप बहुत ज्यादा है। देखो बाइसेक्शन मेथड में कैलकुलेशन इजी थी, लेकिन वहां पर नंबर ऑफ स्टेप बहुत ज्यादा थे। रेगुलर फॉल्सी मेथड में नंबर ऑफ स्टेप कम है, लेकिन वहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो न्यूटन रैप्सन के कंपैरिजन में थोड़ी सी डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि वहां पर फंक्शन की वैल्यू भी यूज होती है। लेकिन न्यूटन रैप्सन में नंबर ऑफ स्टेप भी कम है और कैलकुलेशन भी इजी है, क्योंकि यहां पर फंक्शन की वैल्यू यूज नहीं होती है। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूटन रैप्सन मेथड तीनों मेथड में सबसे आसान क्यों है ना। चलिए, तो यहां पर हम लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड रूट, hence the required root is x equal to 1.855, क्योंकि 3 डेसिमल तक पूछा था करेक्ट आंसर, हमने 3 डेसिमल तक करेक्ट आंसर लिख दिया है। अब यहां पर नीचे लिख देंगे करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा जो आंसर है वो एकदम करेक्ट आ चुका है। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया है तो न्यूटन रैप्सन मेथड का आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस केवल कैलकुलेशन चेंज होगी, तरीका चेंज नहीं होगा। यही पांचों स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, जो गिवन पॉलिनोमियल थी उसको एफ एक्स के बराबर एज्यूम कर लिया। उसके बाद मैंने 2 क्लोज नंबर चूज करे, उसके बाद मैंने एफ डैश एक्स निकाला, उसके बाद मैंने एक्स नॉट को एज्यूम करा, उसके बाद मैंने न्यूटन रैप्सन फार्मूला लगाया और कैलकुलेशन कर दी। भाई यही काम तो मैंने किया है और यही काम आपको भी करना है। सभी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। हमें इस इक्वेशन के रियल रूट निकालने हैं और इस इक्वेशन के अंदर कॉस आ रहा है, इसका मतलब ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है। क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए या लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तो उसको हम ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कहते हैं। तो ये हमारी क्या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपका आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में 2020 में पूछा जा चुका है और जो हमने ये सॉल्व किया ये 2022 में पूछा जा चुका है। तो मैं साहब आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए, और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मेथड अगर आपको समझ में आ गया तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले तो यहां पर राइट हैंड साइड में जीरो नहीं है, तो पहले इस इक्वेशन को अरेंज करके लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 3x माइनस कॉस को लेफ्ट में ले आएंगे, कॉस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे, जो इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है इसको एफ एक्स के बराबर एज्यूम कर लेंगे। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस कॉस एक्स। अच्छा 1 उधर प्लस में था तो इधर माइनस में आएगा, भाई मैंने गलत लिख दिया है ना। तो 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल टू में 0, ये आएगा माइनस का 1। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, अब हमें 2 क्लोज नंबर चूज करने हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करें। अगर मैं यहां पर x की जगह पर 0 पुट करता हूं तो देखो ये 0 हो जाएगा, cos 0 कितना होता है 1, देखो ये 0 हो जाएगा, cos 0 होता है 1, तो पहले बाहर माइनस लगाया तो माइनस वन कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो cos 0 हमारा आएगा माइनस का 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। -2 आ गया। नाउ अब यहां पर मैं 1 को पुट करता हूं तो देखिए अगर मैं यहां पर 1 को पुट करता हूं तो क्या आएगा, जरा ध्यान से समझना इस बात को। यहीं पर स्टूडेंट गलती कर देते हैं, तो ये अगला जो स्टेप है इसको जरा ध्यान से समझना। x की जगह पर मैं 1 पुट कर रहा हूं, x की जगह पर 1 पुट कर रहा हूं, तो देखो ये तो हो जाएगा 3 × 1 माइनस cos 1। अब देखो अगर आप यहां पर cos 1 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 जो है वो रेडियन में है और हमें cos के आगे डिग्री में लिखना है, तो पहले आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो मेरी बात हमेशा याद रखना, चाहे आप बाइसेक्शन मेथड कर रहे हो, चाहे आप रेगुलर फॉल्सी कर रहे हो और चाहे आप न्यूटन रैप्सन कर रहे हो, अगर वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे जब आप x की वैल्यू को पुट करोगे
तो याद रखना उसको डिग्री में कन्वर्ट करके करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट कैसे करेंगे, वैसे तो आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो मैं इधर लिख देता हूं। देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं कन्वर्जन कैसे होगा। आपको अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, मान लीजिए 1 रेडियन है और आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, 1 को 180 से मल्टीप्लाई करना है और पाई से डिवाइड करना है। बस ये काम आपको करना है, 180 से मल्टीप्लाई और पाई से डिवाइड। तो अगर कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, तो जब आप x की वैल्यू को पुट करेंगे तो x की वैल्यू को पहले 180 से डिवाइड करेंगे और पाई से, सॉरी, x की वैल्यू को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और पाई से डिवाइड करेंगे। ये काम आपको करना है। तो देखो मैं यहां पर आपको करके दिखाता हूं। तो x की वैल्यू 1 थी, तो मैं क्या करूंगा, 1 को हाँ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 से और डिवाइड करेंगे पाई से। बोलो बात समझ में आ गई। देखिए यहां पर 180 अपॉन पाई की जगह पर आप 57.3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 180 अपॉन पाई अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 57.3 आती है। लेकिन 57.3 को लिखने से 80% क्वेश्चन तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आता है, लेकिन 20% क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जहां पर हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ जाता है। लेकिन अगर आप 180 अपॉन पाई लिखेंगे तो आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। मतलब 57.3 अगर वैल्यू पुट करते हैं आप तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आएगा। बस 20% क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, जनरली मैं 57.3 को पुट नहीं करूंगा, मैं सीधे 180 अपॉन पाई को पुट करूंगा, बिल्कुल सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और माइनस का 1, अब इसको कैलकुलेटर से कैसे कैलकुलेट करना, अब इस बात को जरा समझिए ध्यान से। देखो ये तो 3 हो गया, मतलब आपको मुझे ये समझाना है कि cos 1 इंटू 180 अपॉन पाई की वैल्यू को कैसे निकालना है। ये बस आपको पता होना चाहिए कि इस वैल्यू को कैसे निकालना है। अभी तो यहां पर 1 आ रहा है, अब 1 की जगह पर 0.2, 0.3, 1.6, 2.6 इस तरह के नंबर भी आएंगे। ध्यान रखना ये हमेशा 1 नहीं होगा। तो आप निकालेंगे कैसे इस वैल्यू को। देखो इसको तरीका ये है कि आपके कैलकुलेटर में कॉस होता है, पहले आप कॉस का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे। पहले बात ध्यान से समझना मेरी, ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि यहां पर आपको डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है। ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 1 इंटू, अब आप कहेंगे सर 1 को इंटू करने का क्या फायदा, क्योंकि 1 यहां पर है, आगे के क्वेश्चन में 1 की जगह कुछ और भी आएगा। तो 1 इंटू 180, 1 इंटू 180 लिख दिया। उसके बाद आप डिवाइड प्रेस करेंगे, उसके बाद डिवाइड प्रेस करने के बाद आप पाई को प्रेस करेंगे। अब देखो पाई कैसे आता है, कैलकुलेटर में पाई आता है शिफ्ट का बटन दबाने पे। तो पहले आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे, उसके बाद आपका पाई आ जाएगा और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही है। बस ऐसे ही करना। अब मैं यहां पर देखो डायरेक्ट करता हूं, तो यहां से मुझे f1 कितना मिलेगा, मैं f1 को कैलकुलेट करके लिख देता हूं। f1 इज इक्वल टू, देखो मैं डायरेक्ट करूंगा 1 भाई 3 इंटू 1 3 माइनस कॉस, ब्रैकेट लगाएंगे 1 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई, ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद -1 कर देंगे। तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी f1 की 1.4596 है ना। अब देखो फंक्शन की वैल्यू क्योंकि न्यूटन रैप्सन मेथड में यूज नहीं होती है, तो आप पॉइंट के बाद चाहे 2 डिजिट लिखें 3 लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 1.4596 वैल्यू ये आएगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अब मैं यहां पर अगर देखो, अगर मैं यहां पर 2 को पुट करता हूं, सीधी सी बात है 6 हो जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब 2 पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है। 2 पर क्या आने वाली है, पॉजिटिव। अब आप कहेंगे सर डायरेक्ट कैसे पता चल रहा है, देखो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, कॉस की वैल्यू 1 से ज्यादा हो नहीं सकती, तो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 भी होगी तो 6 - 2 4 आएगा मैक्सिमम, है ना। तो इसका मतलब 2 पर वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब हमारा जो रूट है वो 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करता है। तो मैं एक काम करता हूं, इसमें 1.5 पुट करके देखता हूं। 1.5, चलिए 1.5 पर कितनी वैल्यू आएगी, तो बस आपको यहां पर पुट करना है। देखो 3 इंटू 1.5, तो 3 इंटू 1.5 कितना होगा, 3 इंटू 1.5 माइनस कॉस ब्रैकेट लगाएंगे, हम 1.5 रख रहे हैं तो कॉस ब्रैकेट लगाया 1.5 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई, ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद कर देंगे -1। तो
तो ये वैल्यू आएगी 3.4292। मतलब वैल्यू अभी भी क्या है, देखो 1 पर 1 पॉइंट, हाँ एक मिनट, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। यहां पर जरा ध्यान से देखो भाई, वैल्यू तो 1 पर ही हमारी क्या आ चुकी है, पॉजिटिव आ चुकी है। मैं आगे पता नहीं क्यों जा रहा हूं। देखो 0 पर निगेटिव है और 1 पर पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 और 1 के बीच में ही हमारा कहीं ना कहीं रूट लाई करता है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर 0.5 पुट करता हूं और थोड़ा सा क्लोज चलते हैं। तो अगर मैं 0.5 पुट करता हूं तो देखो कितना आएगा, 0.5 x की जगह पर, तो 3 इंटू 0.5 माइनस कॉस 0.5, ब्रैकेट लगा लेना, 0.5 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद माइनस कर देंगे 1। तो ये वैल्यू निगेटिव आएगी। कितनी आएगी, निगेटिव। मतलब यहां पर 0.5 पर भी वैल्यू निगेटिव, 0.5 पर वैल्यू निगेटिव आ रही है। कितनी आ रही है, 0.3775, ये वैल्यू आ रही। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना। देखो 1 पर वैल्यू पॉजिटिव है, 0.5 पर वैल्यू निगेटिव है। इसका मतलब हमारा आंसर 0.5 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करता है। और थोड़ा सा क्लोज चलते हैं, 6 पुट करके देखते हैं, 0.6। चलिए 0.6 पर देखें कितना आएगा, तो 3 इंटू 0.6, तो ये 1.8 आएगा, माइनस कॉस ब्रैकेट 0.6 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद माइनस कर देंगे 1। तो अगेन हमारी वैल्यू निगेटिव आ रही है भाई। देखो 0.6 पर भी निगेटिव वैल्यू आ रही है, माइनस का 0.0025। और आगे चलते हैं, 0.7 पर चलते हैं, 0.7 कितना आएगा ना। देखो 3 इंटू 0.7 यानी कि 2.1 माइनस कॉस ब्रैकेट 0.7 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई ब्रैकेट क्लोज माइनस 1। तो ये वैल्यू मेरे पास आ रही है 0 पॉइंट पॉजिटिव में आ रही है 3351। अब यहां पर देखो, अब आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि हमारा रूट किसके बीच में लाई कर रहा है। देखो 0.6 पर वैल्यू नेगेटिव है, 0.7 पर वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब 0.6 0.7 के बीच में कहीं ना कहीं हमारा रूट लाई करता है। और दोनों के दोनों कैसे नंबर हैं, क्लोज नंबर है दोनों, है ना, दोनों के दोनों क्लोज नंबर है। वैसे तो आप क्वेश्चन को 0 और 1 लेकर के भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको बताया अगर आप क्वेश्चन को छोटा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा क्लोज जाएंगे। तो हमारा रूट 0.6 0.7 के बीच में लाई करता है। क्लियर है। तो स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है भाई, यहां पर अब हम क्या करेंगे, हमारा रूट 0.6 और 0.7 के बीच में लाई कर रहा है। तो यहां पर चलिए मैं लिख देता हूं, हैंस रूट लाइज बिटवीन, हमारा जो रूट है वो 0.6 एंड 0.7 के बीच में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो यहां पर बस हम इसको एज्यूम कर लेंगे, लेट इनिशियल अप्रोक्सीमेट रूट कितना हो जाएगा, इनिशियल अप्रोक्सीमेट रूट हो जाएगा हमारा। अब जरा ध्यान से देखो, 0 के कौन ज्यादा पास है। देखो सीधी सी बात है, आप साइन को छोड़ो, दोनों में से छोटा नंबर कौन है, दोनों में से छोटा नंबर ये है, मतलब ये 0 के ज्यादा पास है। तो 0.6 ले लेंगे, एक्स नॉट को हम 0.6 ले लेंगे। अगर आप 0.7 लेंगे तो भी आंसर गलत नहीं आएगा, लेकिन प्रॉपर तरीका ये है कि 0.6 लेंगे। क्यों, क्योंकि ये 0 के ज्यादा पास है। भाई सीधी सी बात है, ये नंबर लाइन है, यहां पर 0 आएगा। तो अगर 0.3 यहां कहीं आ रहा है हमारा 0.3, कितना आ रहा है 0.3, तो ये तो 0.00 है, तो 0.00 बहुत पास में होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, एक्स नॉट को 0.6 लेंगे। मैंने यही बताया था आपको। चलिए नाउ इसके बाद क्या करना है भाई, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमने नंबर भी चूज कर लिया ना। अब हम यहां पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, किसको, फंक्शन को। भाई नेक्स्ट स्टेप है कि हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करें। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स कितना आएगा,
डिफ्रेंशिएट कर देंगे, बहुत सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन है। देखो अगर आप 3x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 3 आएगा, और अगर आप cos x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो साइन आएगा, तो 3 प्लस साइन x। बोलो बात समझ में आई? भाई cos का माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये f डैश x आ गया ना। अप्लाई न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला। अब आप यहां पर न्यूटन रैप्सन फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। अप्लाई न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला। अब यहां पर न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला लगाएंगे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, अगर सिंप्लीफाई होता है तो। चलिए, तो न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला क्या कहता है? एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन, ये आएगा। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स ऑफ n माइनस अब यहां पर देखो कितना आएगा, इस फंक्शन में x की जगह n रखना है, तो देखो ये कितना आ जाएगा, 3xn माइनस कॉस xn और माइनस 1। अब f डैश xn, इसमें xn पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस साइन xn, और इसका ले लेंगे एलसीएम। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसका एलसीएम ले लेता हूं, तो xn प्लस 1 इज इक्वल टू, एलसीएम देखो कितना आएगा, 3 प्लस साइन xn, 3 प्लस साइन xn। एलसीएम लेने के बाद देखो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3xn, 3xn। आगे देखिए, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो xn साइन xn आएगा, प्लस में xn और साइन xn आएगा। अब ये बीच में माइनस साइन है तो माइनस 3xn। अब देखो ये माइनस है तो इसका साइन चेंज होगा, प्लस, इसका भी प्लस, तो प्लस का cos xn प्लस cos xn प्लस 1, ये आएगा। अब यहां पर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, तो यहां पर अगर आप देखें 3xn से 3xn कैंसिल आउट हो गया, जो बचा उसको लिख लेंगे। तो ऊपर हमारे पास 3 टर्म बची हैं, तो यहां से हमें x ऑफ n प्लस 1 मिलेगा, और ये कितना मिलेगा, xn साइन xn प्लस cos xn प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस साइन xn, और इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अब यहां पर करना क्या है, सब्स्टिट्यूशन करना है। n की जगह एक बार 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, जहां तक पुट करना होगा वहां तक पुट करेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुट n इक्वल टू 0। जब n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें पहला अप्रोक्सीमेट रूट मिल जाएगा, तो यहां से हमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट मिलेगा। तो n की जगह 0 पुट करने पर हमारा आ जाएगा x1। देखो यहां पर n 0 पुट करेंगे x1 आएगा, ये आपका हो जाएगा x0 साइन x0 प्लस कॉस x0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस साइन x0। अब x0 की वैल्यू आपको मालूम है, बस यहां पर x0 की वैल्यूज को आपको क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। बोलो बात समझ में आ रही? x0 कितना है, x0 आपके पास 0.6 है, तो यहां पर x0 की जगह पर 0.6 पुट करेंगे। लेकिन याद रखना, यहां पर जब आप 0.6 पुट करेंगे तो उसको 180 से मल्टीप्लाई और पाई से डिवाइड करेंगे, यहां पर भी 180 से मल्टीप्लाई पाई से डिवाइड करेंगे, यहां पर भी 180 से मल्टीप्लाई और पाई से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलिए मैं यहां पर आपको सब्स्टिट्यूट करके दिखा देता हूं एक बार। तो x1 इज इक्वल टू 0.6, अब जरा ध्यान से समझना, 0.6 साइन 0.6 इंटू 180 अपॉन पाई, ये करेंगे, प्लस कॉस 0.6 इंटू 180 अपॉन पाई एंड प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस साइन 0.6 इंटू
180 अपॉन पाई। अब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका यहां से x1 आपको मिल जाएगा। चलिए कितना आएगा कैलकुलेट कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, एक ही बार में कैलकुलेट हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो क्या करना है, यहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 0.6 एंटर करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर साइन एंटर करेंगे और देखो ब्रैकेट लगाएंगे। याद रखना यहां पर ब्रैकेट लगाना जरूरी है, यहां पर ब्रैकेट लगाना जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा भाई। यहां ब्रैकेट होना चाहिए, यहां ब्रैकेट होना चाहिए। क्लियर है? चलिए 0.6 इंटू साइन, ब्रैकेट लगाएंगे, 0.6 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई। पाई हमेशा शिफ्ट को दबाने के बाद आएगा, ठीक है, प्लस प्लस ये मेरा पूरा हो गया कॉस। अब मैं कॉस को एंटर करूंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा, 0.6 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद +1 कर दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा। न्यूमरेटर कैलकुलेट मेरे पास हो चुका है, लिखना नहीं है इसको, न्यूमरेटर मेरे कैलकुलेटर में कैलकुलेट हो चुका है। अब मैं इसको करूंगा डिवाइड। अब डिवाइड करेंगे तो याद रखना, डिवाइड करने नीचे दो टर्म है तो पहले आप ब्रैकेट लगाएंगे, मतलब यहां पर यहां और यहां ब्रैकेट लगाना पड़ेगा इस तरह से आपको। चलिए आपको ये ब्रैकेट यहां और यहां भी लगाना पड़ेगा, याद रखना इस चीज का। तो मैं यहां पर ब्रैकेट लगा दिया, उसके बाद 3 प्लस, उसके बाद साइन, और साइन के बाद फिर से ब्रैकेट, 0.6 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई, डिवाइडेड बाई पाई, ब्रैकेट क्लोज। और याद रखना दो ब्रैकेट बंद करने और इक्वल टू में। अब मेरे पास यहां से x1 आ गया 0.6071, 6071,074। कौन से डेसिमल तक आंसर पूछा है? 5 डेसिमल तक पूछा है, इसलिए 7 डिजिट में कम से कम लिखूंगा, तो 2467 मैंने लिख दिया। ठीक है, इतना से हमारा काम हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को इजीली समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो जरा, x1 आ चुका। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, n की वैल्यू को 0 पुट किया था मैंने, अब n की वैल्यू को यहां पर पुट करूंगा मैं 1। तो n की वैल्यू को जैसे ही मैं इसमें 1 पुट करता हूं तो देखो क्या आएगा, यहां से मुझे मिलेगा x2 है ना, और x2 कितना होगा, अब जरा ध्यान देंगे, x2, तो यहां पर तो x1 आएगा, x1 साइन x1, x1 साइन x1 प्लस कॉस x1 प्लस 1, 3 प्लस साइन x1। बोलो बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं करना है, केवल यहां पर n की जगह 1 पुट कर देना, तो ये x2 हो जाएगा, ये x1 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 बस। अब यहां पर x1 की जगह पर इस वैल्यू को पुट करना है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी, सभी जगह पर आपको पुट करके दिखाना है। उसके बाद आपका सीधा क्या आएगा, आंसर आएगा। चलिए पुट कर लेते हैं। तो x2 इज इक्वल टू, बड़ी वैल्यू है कोई दिक्कत नहीं है, 0.607107 71074 साइन, फिर से मैं वैल्यू पुट करूंगा और यहां पर आएगा मेरा 0.607107 इंटू, अब क्योंकि साइन के आगे पुट कर रहा हूं तो 180 और डिवाइड बाई पाई, ये आ गया पूरा आप आएगा, प्लस कॉस, फिर से ये वैल्यू पुट करनी है, तो 0.607107 4 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई, और इसमें +1 भी करना है। तो मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ गई कि सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है। मैं डायरेक्ट कर दूं भाई, इसमें आगे +1 कर देंगे, फिर डिवाइड में सारी वैल्यू यहां पर x1 की जगह पर भी आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मेरा यहां पर एक लाइन में आ नहीं रहा, मैं इसलिए डायरेक्ट कर देता हूं, आप लेकिन ऐसे ही करेंगे। तो चलिए अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, x2 आएगा कितना। अब मैं यहां पर x2 डायरेक्ट लिख देता हूं, बस आपको याद रखना है कि x1 की जगह पर आपको ये वैल्यू लेनी है, तो मैं डायरेक्ट एंटर कर रहा हूं, ध्यान से समझना।
x1 की जगह पर मुझे पुट करना है ये, तो देखो 0.6071074। उसके बाद मैं बटन प्रेस करूंगा साइन का, ब्रैकेट लगाएंगे, अगेन इसी वैल्यू को पुट करना है, तो 0.60711074 मल्टीप्लाई करूंगा 180 से, 180, हाँ 74 मल्टीप्लाई करेंगे 180 से, डिवाइड करेंगे पाई से, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। तो इतनी कैलकुलेशन मेरी हो गई। नाउ प्लस, अब कॉस का बटन प्रेस करेंगे, कॉस ब्रैकेट लगाएंगे, अगेन इसी वैल्यू को एंटर करेंगे, 0.60711074, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे 180 से, डिवाइड करेंगे पाई से और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। तो यहां तक की कैलकुलेशन मेरी हो गई। प्लस करेंगे 1, तो ये ऊपर की पूरी कैलकुलेशन मेरी हो चुकी है। अब करेंगे डिवाइड, ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि दो टर्म है नीचे, ब्रैकेट मैंने लगा दिया, 3 प्लस, उसके बाद साइन का बटन प्रेस करेंगे, फिर से ब्रैकेट लगाएंगे और x1 की वैल्यू अगेन पुट करेंगे, 0.60711074 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाई पाई, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट दो बार लगाएंगे क्योंकि हमने पहले बाहर भी लगाया है, तो ये मेरे पास आ जाएगा x2 कितना आ रहा है, 0.6071101648 और मुझे लगता है हमारा आंसर शायद आ गया। देखो 5 डेसिमल तक करेक्ट निकालना था। अगर आप यहां पर ध्यान दें तो पॉइंट के बाद 5 डेसिमल ये है और पॉइंट के बाद 5 डेसिमल यहां पर भी बिल्कुल सेम है। दो ही स्टेप में आंसर आ गया है ना, दो ही स्टेप में हमारा आंसर आ चुका है। तो अब हम यहां पर लिखेंगे hence the required root is, तो हमारा यहां पर रिक्वायर्ड रूट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0.607110, दिस इज द रिक्वायर्ड रूट एंड फाइनल आंसर। यही हमारा इसका क्या होगा, आंसर होगा। नीचे लिख देंगे करेक्ट अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, 5 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा आंसर क्या है, एकदम करेक्ट आ चुका है। क्लियर है, 5 डेसिमल तक करेक्ट है। तो हमारे दो क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। फाइंड ए पॉजिटिव वैल्यू, आपको इसकी पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है करेक्ट टू 6 डेसिमल प्लेसेस, मतलब यहां 6 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट निकालना है। बात समझ में आ रही है, बाय न्यूटन रैप्सन मेथड से। और ये आपका 2020 में आ चुका क्वेश्चन। देखिए इन क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में क्वेश्चन लिखा होता है, वहां पर ये नहीं लिखा होता कि कहां तक कैलकुलेट करना है, आपको करेक्ट कहां तक करना है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, जहां पर मेंशन ना हो कि कहां तक करेक्ट निकालना है, तो वहां पर आप कम से कम 3 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट आंसर निकालें, जहां पर मेंशन नहीं है। बात समझ में आ रही, कहां तक निकालें, 3। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि उसमें आंसर के बारे में कुछ नहीं कहा जाता है, उसमें सीधा बोला जाता है कि आप 2 आइट्रेशन परफॉर्म करिए या 3 आइट्रेशन परफॉर्म करिए। तो उस केस में आपको क्या करना है, अगर 2 आइट्रेशन बोला है तो आप x1 x2 तक जाएंगे, 3 बोला है तो आप x1 x2 x3 तक जाएंगे, 4 बोला है तो आप x4 तक जाएंगे। तो ये 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन को देने का तरीका अलग है, स्टार्टिंग थोड़ी सी हमें देखनी पड़ेगी। हमें क्या पूछा है, इसका फाइंड ए पॉजिटिव वैल्यू 17 की पावर 1/3, मतलब 17 की पावर 1/3 को हमें कैलकुलेट करना है, 6 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट निकालना है इसका आंसर। मतलब एक तरह से हमें 17 का क्यूब रूट निकालना है और 6 डेसिमल तक करेक्ट निकालना है। बात समझ में आ रही, कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से समझिए। इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट जो भी आपको कैलकुलेट करना है उसको x के बराबर मान लेंगे। लेट x इक्वल टू 17 की पावर 1/3। अब हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। इक्वेशन तो ये है ही। अब यहां पर एक काम करिए, 1/3 है ना पावर, तो इसमें दोनों तरफ क्यूब कर दो। तो अगर आप दोनों तरफ क्यूब करते हैं तो ये x क्यूब हो जाएगा और इधर 3 से 3 कट जाएगा तो ये 17 आएगा। और इसको अगर आप सही से लिखें तो x³ - 17 = में 0 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई।
क्लियर है? तो इसमें ये काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपको। इसके बाद अब बिल्कुल पहले की तरह है, लेट, अब इसको आप एफ एक्स मान लेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 17, ये मेरे पास आ जाएगा। बस अब इसके बाद क्या करना, जरा ध्यान से देखो, ये मेरे पास एफ एक्स आ चुका है ना, क्या आ चुका है, एफ एक्स आ चुका है। अब मुझे यहां पर हिट एंड ट्रायल को यूज करके वही दो क्लोज नंबर चूज करने, ए और बी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीरो से। देखो अगर मैं यहां पर जीरो पुट करता हूं तो माइनस 17 आएगा, अगर मैं यहां पर जीरो पुट करता हूं तो माइनस 17 आएगा, और अगर मैं यहां पर 1 पुट करता हूं तो माइनस का 16 आएगा, और अगर मैं यहां पर 2 पुट करता हूं तो ये 8 हो जाएगा, 8 माइनस 17 मतलब माइनस 9 आएगा, और अगर मैं यहां पर 3 पुट कर दूं तो देखो 27 माइनस 17 यानी कि 10 आएगा। तो इसका मतलब 2 पर वैल्यू नेगेटिव है, 3 पर वैल्यू पॉजिटिव है, तो हमारा रूट 2 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो एक काम करते हैं, थोड़ा क्लोज चलते हैं और 2.5 पुट करके देखते हैं, 2.5। तो 2.5 कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे, 2.5 पुट करेंगे एक्स की जगह पर, 2.5 की पावर 3 माइनस का 17, वैल्यू निगेटिव आ रही है भाई 2.5 पर भी, माइनस का 1.375। तो एक काम करते हैं 2.6 पुट करके देखते हैं, 2.6। तो 2.6 अगर मैं पुट करता हूं 2.6 की पावर 3 है ना, 2.6 की पावर 3 माइनस का 17, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है 0.576। अब हमें दो क्लोज नंबर पता चल गए, हमारा जो रूट है वो 2.6 और 2.5 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करता है ना, कहीं ना कहीं लाई करता है। तो अब हमें सबसे पहले ये तो समझ में आ गया कि हमारा रूट कौन से दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है ना, ये हमें समझ में आ चुका है। तो क्या करेंगे, यहां पर लिख लेंगे हेंस रूट लाई बिटवीन, हेंस the root lies between 2.5 and 2.6, 2.5 and 2.6, 2.5 और 2.6 के बीच में हमारा रूट लाई करता है। तो अब हमें यहां पर इनिशियल रूट को एज्यूम करना पड़ेगा, लेट एक्स नॉट इज इक्वल टू, अब देखो एक्स नॉट कितना होगा, ध्यान देना एक्स नॉट कितना होगा, लेट एक्स नॉट, जरा ध्यान दो एक्स नॉट कितना होगा। देखो जीरो के कौन पास में है, जीरो के पास देखो दोनों में छोटा नंबर कौन है, साइन मत देखो आप, केवल ये देखो दोनों में छोटा कौन है, तो दोनों में छोटा नंबर ये, इसका मतलब ये जीरो के पास में है, तो इसका मतलब एक्स नॉट को हमें 2.6 लेना है, 2.6। देखिए जब आप ये देखते हैं ना दोनों में से कि दोनों में से छोटा कौन है, तो उसमें साइन मत देखना, केवल मैग्नीट्यूड देखना कि दोनों का मैग्नीट्यूड कौन सा, दोनों में से किसका मैग्नीट्यूड कम है, तो इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो इसका मतलब हमें इनिशियल रूट 2.6 लेना है बस। तो हमें एक्स नॉट पता चल गया। अब हम एक काम करते हैं, इसका डेरिवेटिव और निकाल लेते हैं, किसका, एफ एक्स का। तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। अब हम यहां पर न्यूटन रैप्सन फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं ना, अप्लाई न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला, अप्लाई न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला। तो पहले मैं यहां पर फॉर्मूला लिखूंगा, उसके बाद उसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन, ये मेरे पास आ चुका। अब यहां पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए अगर मैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूं तो यहां पर ध्यान देना क्या आएगा, तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद x ऑफ n माइनस, ध्यान से देखो एफ एक्स एन, देखो ये एफ एक्स है, इसमें एक्स एन कर दो, तो एक्स एन की पावर 3 माइनस 17 अपॉन एफ डैश एक्स एन, ये आएगा 3xn स्क्वायर, 3xn स्क्वायर। अब यहां पर क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूं
तो देखिए एलसीएम लेके क्या आएगा, 3xn स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xn का क्यूब हो जाएगा माइनस xn। एक मिनट, मैंने यहाँ पर अच्छा ये गलत कर दिया, रुक जाइए। देखो कितना था, xn की पावर 3 और माइनस 17 यहां से आएगा, अपॉन में 3xn स्क्वायर, तो 3xn क्यूब हो जाएगा, इधर एलसीएम लेंगे जब मल्टीप्लाई करके, माइनस xn क्यूब, और ये माइनस माइनस प्लस का 17, तो कैंसिल आउट, यहां पर कुछ नहीं हो रहा, ये 2xn क्यूब बचेगा और नीचे आपका 3xn स्क्वायर बचेगा। तो चलिए फाइनली नेक्स्ट स्लाइड पे ही मैं लिखता हूं। तो फाइनली हमारे पास जो xn प्लस 1 है ये आ गया, कितना आ रहा है, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2xn क्यूब, 2xn क्यूब प्लस 17 अपॉन 3xn स्क्वायर, 3xn स्क्वायर, और इसको हम एज्यूम कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। बस अब आपको यहां पर 0 1 2 3 पुट करते जाना है और इजीली आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर मैं पुट करूंगा, पुट n इक्वल टू 0। तो जैसे ही मैं यहां पर n की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो मुझे x1 मिलेगा, x1 इज इक्वल टू 2x0 क्यूब, 2x0 क्यूब प्लस 17 और अपॉन में 3x0 का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट अगर मैं यहां पर कर दूं तो देखो क्या आएगा, x1 इज इक्वल टू x0 कितना है, x0 को हमने यहां पर 2.6 लिया है, तो 2 इंटू 2.6 की पावर 3 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2.6 की पावर 2। बस अब आपको कैलकुलेटर का यूज करना है भाई, कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो 2 इंटू 2.6 की पावर 3 प्लस 17, तो ये आपका न्यूमरेटर आ गया, इसको डिवाइड करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 3 इंटू 2.6 की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखो आपका आ रहा है x1, कितना आ रहा है मैं यहां पर लिख रहा हूं, x1 इज इक्वल टू 2.5715 2.571597 कितने डेसिमल तक आंसर चाहिए, 6, 2 और लिखेंगे, 97 के बाद आ जाएगा 63। ये मेरे पास आ रहा है x1 है ना, 6 डेसिमल तक आंसर चाहिए, इसलिए मैंने यहां पर 8 डेसिमल तक आंसर लिखा है x1 का। अब आगे चलेंगे, n की जगह पर पुट करेंगे 1, पुट n इक्वल टू 1। जैसे ही आप n की जगह पर 1 पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x2, और x2 इज इक्वल टू 2x1 स्क्वायर प्लस 17 डिवाइडेड बाई 3x1 का स्क्वायर, ऊपर x1 स्क्वायर नहीं है, ऊपर 2x1 क्यूब है ना, प्लस का 17 और नीचे आपका आएगा 3x1 स्क्वायर। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट हम यहां पर कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूं, ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब जरा ध्यान से देखो ना, वैल्यू पुट करेंगे x2 में तो कितना आएगा, x2 इज इक्वल टू, देखो 2x1 क्यूब, इसका मतलब 2 इंटू, अब x1 की वैल्यू लिखेंगे 2.571597 और इसकी पावर कितनी है 3 एंड प्लस 17। बोलो बात समझ में आ रही है। x1 की वैल्यू को पुट किया मैंने अपॉन 3 इंटू 2.57159763 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास है। बस इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे,
2 इंटू 2.57159763 की होल पावर 3 प्लस 17 अब करेंगे डिवाइड ब्रैकेट लगाएंगे 3 इंटू 2.57 है ना, 57 के बाद 2.57 159763 की होल पावर 2 ब्रैकेट क्लोज। तो यहां पर मेरे पास आंसर आ चुका है x2 का, और x2 कितना आ रहा है जरा ध्यान दो, x2 आ रहा है 2.571281 57128162 ये आ गया। क्या देखो कितने डिजिट मैच कर रही हैं, देखो अभी पॉइंट के बाद केवल 2 डिजिट मैच कर रही हैं, यानी कि 2 डेसिमल तक हमारा आंसर करेक्ट आ चुका है, लेकिन हमें चाहिए 6 डेसिमल तक। कोई दिक्कत नहीं है, अगले स्टेप में आ जाएगा। अब यहां पर हम पुट करेंगे n की जगह पर पुट n इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं, तो कितना आएगा x3 इज इक्वल टू 2x2 क्यूब प्लस 17 डिवाइडेड बाई 3x2 का स्क्वायर, ये आएगा। देखो 2x2 क्यूब प्लस 17 अपॉन 3x2 स्क्वायर। अब यहां पर x2 की जगह ये वैल्यूज को मैं पुट कर दूंगा, तो चलिए मैं आगे ही पुट कर लेता हूं, देखिए कितना आएगा 2 इंटू x2 की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, तो 2.57128162 की होल क्यूब प्लस 17 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2.57128162 का होल स्क्वायर। और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां से आपके पास x3 आ जाएगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं, 2 इंटू 2.57 71 एक मिनट 2.57 ठीक है, 2.57128162 की होल पावर 3 प्लस 17, ये मैं कैलकुलेट कर चुका हूं। अब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 3 इंटू 2.57128162 की होल पावर 2 ब्रैकेट क्लोज। तो अब मेरे पास ये आंसर आ चुका है, और ये आ रहा है 2.57128159। अब देखो जरा 6 डेसिमल तक आंसर मैच कर रहा है क्या? देखो पॉइंट के बाद 6 डेसिमल यानी कि 6 डिजिट्स 246 एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब 6 डेसिमल तक हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है। तो अब हम यहां लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड रूट इज, तो हमारा रिक्वायर्ड रूट आ चुका है, कितना है x इज इक्वल टू 2.571281, ये हमारा रिक्वायर्ड रूट है। करेक्ट अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस। 6 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा आंसर क्या है, एकदम करेक्ट है। तो मुझे लगता अब आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूटन रैप्सन मेथड के क्वेश्चन को कैसे करना है ना। सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं। बस आपको कैलकुलेटर में वैल्यूज को एंटर करते समय गलती नहीं करनी है, और अगर आपकी गलती नहीं होगी तो आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, क्लियर है? तो यहां पर मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए। एक और क्वेश्चन मैंने यहां पर लिया जिसको मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है ना, और बिल्कुल सिमिलर तरीके से आपको करना है। तो आप इसको अपने आप करेंगे, कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से मैंने यहां पर किया हुआ है। चलिए एक बार फिर भी थोड़ा सा आपको समझा देता हूं जल्दी से।
देखो यहां पर क्या आपको रियल रूट निकालने हैं इसके। देखो यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, इसका मतलब ये ट्रांसीडेंटल इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूटन रैप्सन मेथड से निकालना है। और इसमें कुछ नहीं लिखा कि आपको कितने डेसिमल पॉइंट तक कैलकुलेट करना है, तो मैंने यहां पर 3 डेसिमल पॉइंट तक कैलकुलेट कर रखा है ना। तो कम से कम आप भी 3 तक करें, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, लेकिन कम से कम 3 करें। चलिए ना, तो सबसे पहले मैंने जो इक्वेशन थी उसको एफ एक्स के बराबर मान लिया, फिर मैंने 2 क्लोज नंबर चूज करे वैल्यू पुट करके, तो देखो मुझे 2 क्लोज नंबर कौन कौन से मिल गए, 0.6 और 0.7 मिल गए, क्योंकि 0.6 पर नेगेटिव है, 0.7 पर पॉजिटिव है। और देखो इन दोनों में से अगर आप वैल्यूज को देखो, तो अगर आप नेगेटिव साइन को हटा दो तो ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब हम x नॉट को 0.7 लेंगे। बोलो बात समझ में आ गई। उसके बाद इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर लेंगे, ये डिफरेंशिएशन कर लिया मैंने, उसके बाद न्यूटन रैप्सन फार्मूला लगा देंगे, यहाँ पर एफ एक्स एन और एफ डैश एक्स एन की वैल्यू को पुट कर देंगे। अब देखो यहीं पर मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, क्यों, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करके कोई फायदा नहीं है भाई, कुछ कैंसिल आउट होगा ही नहीं, तो इसलिए सिंप्लीफाई करने का कोई फायदा नहीं है, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब आपको करना क्या है, बस n की जगह पर 0 पुट कर दो तो आपके पास ये आ जाएगा। जैसे ही आप n की जगह पर 0 पुट करेंगे, हाँ यहां पर मैं 1 मिनट 0.7 नहीं, यहां पर पहले हम x नॉट लिखेंगे ना, ये लीजिए x नॉट माइनस ये आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, x नॉट की जगह 0.7 वैल्यू आ जाएगी, यहां पर सब जगह 0.7, देखो यहां पर 0.7 पुट करोगे तो e की पावर 1.4 हो जाएगा, e की पावर 0.7 माइनस 2 e की पावर 1.4 माइनस e की पावर 0.7। अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो हमें करना क्या है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो आप एक काम करना, पहले आप इस पार्ट को कैलकुलेट करना, मेरी बात को ध्यान से समझना, पहले आप इसको कैलकुलेट करना। और इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है भाई, आप कैलकुलेटर में, अब देखो ई कहां से आएगा, आपका ई कहां से आएगा, ध्यान से समझना, ई 2 तरीके से आ सकता है, एक तो शिफ्ट का बटन दबा के भी आ सकता है, और एक आपके कैलकुलेटर में अल्फा वाला बटन होता है, इसको प्रेस करके भी आ जाएगा। तो मैं यहां पर अल्फा बटन प्रेस करूंगा तो मेरा ई आ जाएगा। उसके बाद ई की पावर 1.4 है, तो मैं पावर वाला बटन प्रेस करूंगा और पावर कर दूंगा इसकी 1.4। क्लियर है, तो ई की पावर 1.4 मेरे पास आ गया, फिर मैं माइनस करूंगा ई की पावर 0.7, तो अगेन आपको अल्फा बटन प्रेस करना पड़ेगा जिससे कि ई आ जाए, और ई की पावर कितनी है 0.7, तो ई की पावर 0.7 ले लेंगे, फिर इसमें से माइनस कर देंगे 2, माइनस कर दिया मैंने 2, तो देखो न्यूमरेटर मेरा कैलकुलेट हो गया। अब मुझे करना डिवाइड, तो मैं डिवाइड का बटन प्रेस करूंगा और ब्रैकेट लगाऊंगा। अब देखो यहाँ पर 2 इंटू ई की पावर 1.4 है, तो पहले आप 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ई की पावर, अब पहले ई लेकर के आएंगे अल्फा से, ई आ गया, पावर 1.4, पावर आ गई 1.4, ई की पावर 1.4 माइनस, अब फिर से ई लेके आएंगे, ई की पावर 0.7 ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा इस वाले पार्ट का। चलिए ये आ गया आपका, लेकिन इससे पहले माइनस साइन लगा है, तो एक काम करना, ये जो भी आपका आया है इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। तो मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो अब मेरा ये आंसर आ गया नेगेटिव में। मतलब आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करके इसका साइन चेंज करना है, और साइन चेंज करने का तरीका क्या है भाई, कैलकुलेटर में जो भी वैल्यू आपकी आ रही है उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वैल्यू वही रहेगी, साइन चेंज हो जाएगा। अब इसमें आपको 0.7 करना ऐड, तो प्लस करेंगे 0.7, तो जैसे ही आप प्लस करेंगे 0.7 तो आपके पास ये आंसर आएगा 0.69320, और आगे इसके 163 भी होगा। मैंने 5 डेसिमल तक लिखा है आंसर, क्यों, क्योंकि मुझे 3 डेसिमल तक ही निकालना है भाई, कुछ नहीं बोला तो मैं 3 तक निकालूंगा। आप अगर 4 तक निकालना चाहते हैं तो एक डिजिट और आगे लिख लेना, 5 तक निकालना चाहते हैं एक और लिख लेना आगे। क्लियर है, बस इसी तरीके से अब आप 1 पुट करेंगे, अब यहां पर x1 आ जाएगा, यहां पर सब जगह पर x1 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.69314। अब देखो यहां पर 3 डेसिमल आपके मैच कर गए होंगे, 0.693 0.693, बस 3 डेसिमल आपके मैच कर गए, आपका आंसर करेक्ट आ गया। अगर आप इसमें और आगे तक निकालना चाहते हैं तो आप एक स्टेप और आगे चले जाएंगे तो आपका आगे तक आंसर करेक्ट आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप न्यूटन रैप्सन मेथड के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस यहां पर कुछ नहीं होगा, देखो या तो पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी, और अगर ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन होगी तो वहां पर या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वैल्यू को कैसे पुट करना है ये मैं आपको बता चुका हूं।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा तो कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बता चुका हूं, और अगर लॉग होगा तो लॉग में डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी है, और लॉग के क्वेश्चन मैं आपको करा भी चुका हूं बाइसेक्शन मेथड में भी और रेगुलर फॉल्सी मेथड में भी। तो देखिए तीनों मेथड में स्टार्टिंग के स्टेप सेम है, बाद में प्रोसीजर बदल जाता है, लेकिन कैलकुलेशन अगर आपने सही कर ले तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझ में आ रही? तो यहां पर हमने 3 मेथड कंप्लीट कर लिए, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड और न्यूटन रैप्सन मेथड। और इन तीनों मेथड से आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में कम से कम एक क्वेश्चन तो कम से कम आता ही है, लेकिन ज्यादातर बार 2 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप तीनों मेथड अच्छे से तैयार कर लेंगे तो यहां से आप 14 मार्क्स का पेपर अपना अटेम्प्ट कर सकते हैं केवल इन 3 मेथड से। और क्योंकि देखिए न्यूटन रैप्सन मेथड के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, तो यहां पर 3 क्वेश्चन और हैं जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए। 4 मैंने करा दिए, 3 ये हैं। अगर ये 7 क्वेश्चन आप न्यूटन रैप्सन मेथड के कर लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन चाहे कहीं से भी आ जाए आप सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? तो अब आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप ये तीनों मेथड अच्छे से सीख लीजिए, इनके क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस कर लीजिए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेटर पे फोकस करना है। अगर आपने कैलकुलेटर पे सही से फोकस कर लिया तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, हम फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।